अ, जी अनुष, आपका कोई क्वेश्चन है आते साथ ही? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर जी। जी सर, वो मैंने आपको ये बताना था कि अभी हमारे ईसीटी लैब के वाइवास हो रहे हैं, तो इस वजह अच्छा, से शायद बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर सक रहे। ठीक है। तो वाइवा सबके चल रहे हैं या कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ के नहीं चल रहे हैं? सर वो मतलब वन बाय वन, ग्रुप बाय ग्रुप हो रहे हैं ना, तो वो एक एक ग्रुप वेटिंग रूम में होता है तो दूसरा ग्रुप वाइवा देता है, तो वो 7 to 8 मिनट्स लगते हैं, तो इस तरह सभी बिजी हैं। तो बाकी जो लोग आ सकते हैं वो तो आ जाए, या जिनका वाइवा हो गया है वो तो आ सकते हैं ना? ऐसी बात तो है ना? वाइवा सारों का तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि सारों को ही रहता हो। आपका हो गया वाइवा, मतलब फॉर एग्जांपल, या अभी आपका होना है? जी सर, मेरा तो हो गया है, लेकिन अभी नेक्स्ट 2 to 3 ग्रुप, सर एक ग्रुप में 4-4 5-5 बच्चे ना, तो वो सब इस ठीक तरह है। ऑक्यूपाइड है। मैं समझ लग गई है, लेकिन जिनका हो गया वो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना? तो नहीं सर, अभी हमारे शुरू हुआ है, अभी एक ग्रुप का नहीं, एक ग्रुप का हुआ, अभी हम सिर्फ, हमारा सिर्फ हुआ अभी तक। चलें, ठीक है, आप आ जाएं, फिर अगला ग्रुप आ जाए, इस तरीके से कुछ हल्का फुल्का चलता रहे, क्योंकि मैं भी क्लास पोस्टपोन तो नहीं कर सकता, मुझे भी 3 क्लासेस जो है वो पोस्ट तो करनी है, फिर मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है, पहले ही हमारी एक क्लास जो है वो कम है। तो जिस तरह आपका हो गया तो आप स्टे करें, आपके क्वेश्चन है कोई उसको भी ले लेते हैं, या कोई सीईपी के मुतालिक या कोई और चीज़ों के मुतालिक हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ये बाकियों के लिए रिकॉर्डिंग चली जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, मैं असल में ऑलरेडी एफआईपी था मंडे को ना, तो उसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो सकी। तो ये अब हमें क्लासें रजिस्टर भी करनी है, फ्राइडे को रिपोर्ट करना होता है कि हमने कितनी क्लासें ली हैं, उसका सारा वीडियो प्रूफ और ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो थोड़ा-सा हमारी भी मजबूरी समझने की कोशिश करें, तो बेहतर ये है कि हम क्लास भी ले लें, रिकॉर्ड में भी आ जाएगा, ठीक है ना? जितने मर्ज़ी बच्चे हों। तो इस तरह से कम मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा, वरना मुझे दोबारा रीअरेंज क्लास करनी पड़ेगी, वो कहाँ करूँगा मैं? ठीक है? तो क्लास हम करते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, अटेंडेंस का चलो कोई इश्यू नहीं रहेगा, अटेंडेंस का हम कर लेंगे, ठीक है? बाकी क्लास भी हो जाएगी साथ। तो जो आ रहा है उसके लिए हम रिवाइज़ कर देंगे, ठीक है ना? जो ना आ सका, तो बात आपकी मैं समझ गया हूँ कि ठीक है, वाइवा चल रहा है, लेकिन उनमें से जो लेट हैं ग्रुप, वो तो वो भी आ सकते हैं, और जो होते जा रहे हैं वो भी आ सकते हैं। हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं, जिस ग्रुप का वाइवा होता जाए वो आता जाए, ठीक है ना? तो आप अपने ग्रुप में ये मैसेज एक कर दें कि जिसका वाइवा जो है ना वो होता जा रहा है, या फिर जो अभी जिसका लेट है वाइवा, वो आ जाए, और फिर जब वाइवा हो तो वो चला जाया करे। इस तरह कर लें। अगर आप एक ये ग्रुप में सर्कुलेट कर लें मैसेज, तो बड़ा अच्छा हो जाए। क्योंकि क्लास अगर मैं छोड़ दूँ बिल्कुल, तो फिर या फिर ये है कि ये रिकॉर्डेड एक लेक्चर चला जाए, ठीक है? आपके साथ या कोई 1-2 बच्चों के साथ और, तो बेहतर हो जाए। आपके ग्रुप के कितने लोग हैं? कौन-कौन लोग हैं? वो उनको बुला लें, कम से कम हम 3-4 बच्चों में ही कर लेते हैं। ठीक है, आपने मैसेज कर दिया, अच्छा किया। आप अपने ग्रुप वालों को भी बुला लें, ठीक है? ताकि हम क्लास को रिकॉर्ड कर लें, ताकि मेरे ऊपर भी बर्डन ना रहे और बच्चों के ऊपर भी बर्डन ना रहे, वो अपना वाइवा देते रहें। अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हम स आज जो है वो सिस्टम विद मतलब लीन मैंने जिस तरह आपकी क्लास में तो हमें दिया ही नहीं था ना, क्या कहते हैं, टॉपिक्स दिए ही नहीं थे, ठीक है? तो सेक्शन ए ने जो टॉपिक्स दिए थे, मैं उन्हीं को लेकर थोड़ा-सा बता दूँगा आपको, और थोड़ी बहुत गाइडेंस मैं दे दूँगा। चलें, वो मैं पेपर की गाइडेंस मैं बाद में दे दूँगा, अगले वीक में दे दूँगा, ताकि सारे बच्चे हों तो सबको पेपर की गाइडेंस इक्वल मिल जाए, ठीक है? बाकी ये है कि मैंने चैप्टर 4 के 2 मज़ीद क्वेश्चन पुट कर दिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। वो मेरी जनरल गाइडेंस मैं अगले वीक भी दे दूँगा सब्जेक्ट की। तो वैसे आज कौन जॉइन करेगा, मुझे कर सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ताकि थोड़ा बहुत कोई परेशानी घबराने की बात नहीं। आपने देखे 1 टू 1 सेशन बहुत सारे होते हैं। किसी का इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा है, एक बच्चे का भी है, थोड़ा बहुत, तो आज आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है? ताकि हम थोड़ा-सा पुराना रिवाइज़ भी कर लेंगे हम, ठीक है? अपनी अटेंडेंस लगा दें आज, अटेंडेंस का चलें, वो मुझे पता लग गया कि आप लोगों का कुछ इश्यू भी चल रहा है बैक एंड पे, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बात कर दी है कि हम आज का लेक्चर लेंगे, ताकि मेरे ऊपर भी बर्डन ना रहे, मुझे दोबारा रीअरेंज ना करनी पड़े क्लास। तो जो जिनका इश्यू है वो जो है वो बाद में लेक्चर को रिपीट ले लेंगे। तो एनीवन जिसका कनेक्शन थोड़ा अच्छा है इंटरनेट का। अनुष, आपका नहीं है बेहतर इंटरनेट का कनेक्शन?
क्योंकि मेरे ख्याल है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे जो लेते हैं क्लास वो तो नहीं आए। ठीक है अनोश, फिर आपके साथ ये क्लास थोड़ी सी हम करते हैं, तो जितना हो सका जैसा हो सका। ठीक है बाकी भी कोई अगर आना चाहे तो ही और शी इज़ वेलकम। ठीक है मुझे अनोश ने बताया आप लोगों का इशू के वाइवाज वगैरह भी चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्लास पोस्टपोन नहीं कर सकते वरना मेरे ऊपर भी बर्डन पड़ेगा, मुझे 3 क्लासेस हफ्ते की लॉग करनी है। ठीक है तो अगर कोई नहीं अटेंड कर पा रहा तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा। ठीक है और वैसे भी चैप्टर 5 तक जो ओवरऑल था वो तो हो चुका है। ठीक है ना, बाकी हमारा जो चल रहा है वो अटेंडेंस तो मैंने लेनी है, लेकिन अटेंडेंस चले आज का मुझे इशू पता लग गया आप लोगों का, तो वो तो चलो कर लेंगे कुछ ना कुछ हम लोग। ठीक है ना, बाकी रिवीजन के लिए आपने तो बकायदा उस तरह टॉपिक्स नहीं दिए थे, आप लोगों ने तो पूरे पूरे चैप्टर ही मुझे कह दिए थे, वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास, पीछे टोटल 5 लेक्चर बचे हैं। तो जो सेक्शन ए वालों ने मुझे टॉपिक्स बताए हैं वही मैं कर देता हूँ। बाकी मैं आपको गाइडेंस फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 की प्रॉपर्टीज मैंने पेपर में दी ही नहीं है, तो वो फिर डिस्कस करने का भी फायदा नहीं है, तो आपके लिए वो भी बर्डन हो गया। जिस तरह चैप्टर 5 को मैंने बताया कि चैप्टर 5 का आपको मैंने सिर्फ एक असाइनमेंट लेके सीएलओ कवर कर लिया है, और सिर्फ ये वजह थी कि आगे आपने डीएसपी में पढ़ना होगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वहां पर आपको मसला ना हो, तो वो उसके लिए मैंने कवर कर लिया है। ठीक है तो ये चीजें, तो आज चैप्टर 1 की प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं। चैप्टर 1 को मैंने पूरा का पूरा एमसीक्यूज में 10 एमसीक्यूज में डाला हुआ है, तो आपको ये करना पड़ेगा। बाकी आप परेशान ना हो बहुत ज्यादा सिग्नल सिस्टम की तैयारी के लिए, जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सारे लिखवाए हैं, ठीक है ना, साथ साथ लिखवाता रहूं वो, और एग्जांपल्स खास तौर पर अगर आप कर लेना तो आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ये कि क्वेश्चंस हर किस्म के डाले गए हैं पेपर में, क्योंकि एवेल्युएट हर बंदे को करना होता है, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि नालायक स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, उनको भी ग्रेड करना होता है। तो हर किस्म के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पेपर अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा अगर आप एग्जांपल्स और बाकी चीजें समझ लें। आपके लिए आसान कर दिया, चैप्टर 1 एमसीक्यूज में है, चैप्टर 2 उसमें सिर्फ आपके लिए आप कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल और कन्वोल्यूशनल सम समझना रह गया, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। चैप्टर 3 और 4 को थोड़ा सा जान लगाकर थोड़ी प्रॉपर्टीज भी और थोड़ा सब कुछ ही जो है ना आप जरा देख लें तो अच्छा हो आपके लिए। ठीक है तो ये मैं बाद में भी गाइडलाइन दे दूंगा जब थोड़ा सा पेपर के अगले वीक में, क्योंकि आज तो बच्चे कम है। ठीक है ना, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा परेशान ना हो तैयारी से, पहला पेपर भी है तो 2 छुट्टियां वैसे भी सैटरडे संडे की आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो उस तरीके से। और एक चीज है कि मैं पेपर के दौरान कम्युनिकेशन का टीचर के साथ बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत शुरू का नॉर्म है कि जो पेपर में लिख दिया जाता है अगर उसमें गलती हो तो टीचर बाद में उसको खुद ही करता है, वरना आप टीचर ने बड़े मेहनत से पहले ही पेपर बनाया होता है, उसके अंदर कोई मिस्टेक होती नहीं है नॉर्मली, तो आपको अगर जितना समझ आ रहा है वो सारे बच्चों के लिए इक्वल ही रहता है। ठीक है तो बाहर ये तो बात की बात है, आज हम स्टार्ट करते हैं जब रिवीजन का कोर्स। तो रिवीजन में सबसे पहले है कि जो सिस्टम की पहला चैप्टर में सिस्टम की प्रॉपर्टीज, उस टाइम पर हम लोगों ने सिस्टम का नाम हमने पढ़ा था कि कन्वोल्यूशन होता है ना कुछ होता है, तो हमें ये पता था कि सिस्टम की अपनी अपनी इक्वेशंस होती हैं, y ऑफ n इक्वल टू लेट्स से x ऑफ n स्क्वायर, या हमें पता था कि y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t माइनस 1, या 3x ऑफ t माइनस 1, या 3x ऑफ t माइनस 3। ठीक है ना, तो या 3x ऑफ 2t माइनस 3। तो हमें ये पता था कि सिस्टम जो है ना वो इस तरह से क्वेश्चन में लिखा जाता है। उस टाइम तक हमारे पास कोई ना फोरियर का इन्फॉर्मेशन होती थी ना कोई और इन्फॉर्मेशन होती थी। ठीक है ना, और सिस्टम को हम चैप्टर 1 में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर हम x ऑफ t देते हैं और यहाँ पर y ऑफ t आता है, तो अब ये बॉक्स बताता है कि x ऑफ t के साथ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है या उसको डिवाइड करना है किसी चीज से या अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो वो सिस्टम हमें बताता था कि क्या करना है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो हम इक्वेशन के हिसाब से सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लेट मी शेयर स्क्रीन ऑन दिस, let me share the screen on our Zoom session. ओके तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो सिस्टम की विद और विदाउट मेमोरी है। ये बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, इसमें सिंपल आप ये ज़हन में रखें कि अगर कोई सिस्टम, उसकी जो इक्वेशन है गिवन है उसके अंदर कोई पास्ट का या फ्यूचर का सैंपल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो
2 मिनट। ओके, आई एम बैक। ओके, सो अगर आपके पास सिस्टम है वो सिंपल और सिंपल सिर्फ प्रेजेंट सैंपल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि y ऑफ n की जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ x ऑफ n या x ऑफ n पे डिपेंड कर रही है, तो वो सिस्टम जो है ना विद मेमोरी कहलाएगा, ठीक है ना, सॉरी विदाउट मेमोरी कहलाएगा। और अगर 2 मिनट रुके, आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी बैकग्राउंड में है मेरे। ओके, लेट मी रीस्टार्ट विद दिस। जी, कोई क्वेश्चन है? सर ये कहना था कि आप चैप्टर 2 कन्वोल्यूशन कंटिन्यूस की करवा देते हैं। वो ये चैप्टर 1 वो भी मैंने करानी है, वो भी मैं कराऊंगा, वो अगले वीक में पहला लेक्चर में मैं करा दूंगा। या चैप्टर 1 की आपको प्रॉपर्टीज अगर आती हैं तो मैं वो नेक्स्ट में करा देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको नेक्स्ट में वो मैं नेक्स्ट में करा दूंगा। थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है चैप्टर 2 की कन्वोल्यूशन को, क्योंकि मैं थोड़ा रेडी नहीं हूँ आज। वो भी बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है, वरना ये मैंने रेडी तो किया हुआ है, इतना कोई मसला नहीं है। वो मैं करा दूंगा चैप्टर 2 की कन्वोल्यूशनल जो इंटीग्रल है ना, मैं समझ लग कि कंटिन्यूअस का मतलब है कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल मैं करा दूं, वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। ओके, तो सिस्टम विदाउट मेमोरी और विद मेमोरी में बस इतना सा फर्क है कि जो विदाउट मेमोरी होगा ना वो सिर्फ प्रेजेंट सैंपल पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपके पास y ऑफ n की इक्वेशन में x ऑफ n आता है सिर्फ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में, या उसके साथ कोई मल्टीपल है, स्केलिंग मल्टीपल है, तो वो विदाउट मेमोरी कहलाएगा। और अगर उसमें कोई भी सैंपल आ जाता है -1 का, माइनस का या प्लस होके आता है n के अंदर, तो वो विदाउट मेमोरी हो जाएगा, ठीक है? कोई चैट में मेरे ख्याल है कि सिर्फ अटेंडेंस लिखी गई, अच्छा ठीक है। ओके, तो आपके पास दूसरा जो पहला सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया वो तो y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n स्क्वायर दिखाया गया, ठीक है ना, तो ये विदाउट मेमोरी है। दूसरा सिस्टम दिखाया गया कि आपके पास स्केलिंग एक मल्टीपल है, लेकिन y ऑफ t डिपेंड सिर्फ x ऑफ t पर कर रहा है। ये जो r है ये स्केलिंग मल्टीपल है, तो इसको भी विदाउट मेमोरी कहा जाएगा, ठीक है? देन अगेन देखें, एब्सोल्यूट लिया गया x ऑफ n का, लेकिन क्योंकि y ऑफ n सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि x ऑफ n के साथ है, ठीक है, तो वो ये भी विदाउट मेमोरी लिया जाएगा, ठीक है? मैं एक पार्टिसिपेंट को अगर अनम्यूट भी कर दूं, क्योंकि उमर अगर आपको मैं अनम्यूट कर दूं, क्योंकि मैं एक रिस्पांस भी चाह रहा हूं, ताकि एक बंदे को अगर समझ आए आगे से तो वो बात भी करे कि समझ आ रही है उसको, तो ज्यादा बेहतर हो, मुझे पता चलता जाए, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ रही कि विदाउट मेमोरी सिंपल ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सैंपल ऑफ x पे डिपेंड करेगा, यानी कि x y ऑफ n इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन x ऑफ n, y ऑफ t इज ओनली डिपेंडिंग ऑन x ऑफ t, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मल्टीप्लाई कर हो, चाहे जो है वो कोई एब्सोल्यूट लिया हो, चाहे जैसा भी ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन हो सिर्फ x ऑफ n पर, ठीक है ना? अब ये देखें, y ऑफ n जो है वो x ऑफ n -1 पर डिपेंडेंट है, यानी कि y ऑफ 2 डिपेंडेंट है x ऑफ 1 पर, y ऑफ 3 डिपेंडेंट है x ऑफ 2 पर, ठीक है ना? ये बोर्ड में नजर आ रहा है साइड पे थंबनेल में या नहीं आ रहा नजर? उमर आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो ये देखें, y ऑफ, मैं इधर ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ, y ऑफ n अगर डिपेंड कर रहा है x ऑफ n -1 पर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर y ऑफ 3 में लेता हूं, ठीक है, तो वो x ऑफ 3 -1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि x ऑफ 2 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि ये प्रीवियस सैंपल पर डिपेंड करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि y ऑफ 3 को सिर्फ x ऑफ 3 पर डिपेंड करना था, तब वो विदाउट मेमोरी कहलाता। सिंपल है कि इसके अंदर मेमोरी आ गई, वो पिछली बातों को याद रख रहा है, या किसी अगली बात पर डिपेंड कर रहा है जो कि अभी हुई नहीं है, होनी है। तो ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में लिखते हुए हम कह सकते हैं कि ये मेमोरी की चीज है, ठीक है ना? ओके, तो इसी तरीके से आपका एक और सिस्टम है, ये देखें, k इक्वल टू -∞ टू n x ऑफ k। अब आप कहेंगे कि ये तो सिस्टम जो है वो k तो प्रेजेंट है, लेकिन k प्रेजेंट नहीं है। इसको मैं जरा बोर्ड की तरफ आता हूँ। ये हमने लिखा y ऑफ n इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, समेशन k इक्वल टू -∞ टू n x ऑफ k। तो ये x ऑफ k इज नॉट प्रेजेंट। x ऑफ k जरा आप गौर करें तो x ऑफ k में -∞ से लेकर सब के सब सैंपल्स हैं,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर n तक, यानी कि y ऑफ n सारी की सारी पुरानी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर y ऑफ 5 है ना, तो x ऑफ 5 से पीछे जितने भी माइनस इन्फिनिटी तक सैंपल गुजरे हैं सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये मेमोरी हुई इसमें, ठीक है। तो ये मेमोरी, इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है एक्यूमुलेटर जिसको कहते हैं, ये भी विदाउट मेमोरी नहीं हुआ, बल्कि ये भी मेमोरी वाला सिस्टम हुआ, ठीक है। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। इसी तरीके से अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम और वो इंटीग्रेशन पर डिपेंड करे, और इंटीग्रेशन भी उस इंटरवल पे डिपेंड करे जो कि मतलब इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो उसमें जो लिमिट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पर डिपेंड कर रही होंगी, सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं कर रही होंगी, ठीक है ना। तो ये भी आपकी विद मेमोरी कहलाएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि विद मेमोरी और विदाउट मेमोरी पर एनफ बात हो गई है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आता हूँ कॉजल पर, क्योंकि कॉजल जो है ना वो उसका भी ताल्लुक प्रेजेंट और पास्ट इनपुट वैल्यूज के साथ है। तो सिस्टम कॉजल कहलाता है कि अगर उसकी जो वैल्यू है अभी आउटपुट की, वो डिपेंड करे ना सिर्फ प्रेजेंट पर बल्कि पास्ट पर भी डिपेंड करे, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर कर सकती है, सिर्फ फ्यूचर पर डिपेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। या सिर्फ ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करे, या सिर्फ पास्ट पर डिपेंड करे, या मिलाकर प्रेजेंट पर भी डिपेंड करे, पास्ट पर भी डिपेंड करे, ठीक है ना। तो भी आप कॉजल कहेंगे, लेकिन सिर्फ फ्यूचर पर डिपेंड ना कर रही हो। तो इसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, यानी कि सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करे, सिर्फ पास्ट पर डिपेंड करे, या दोनों प्रेजेंट और पास्ट पर डिपेंड करे, ठीक है उमर। तो तब उसको कॉजल बनाएंगे। लेकिन अगर वो फ्यूचर पर डिपेंड कर गया ना किसी तरीके से, तो वो कॉजल नहीं होगा। तो आपका जो मेमोरी लेस सिस्टम है वो क्या करता है, वो सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। तो मेमोरी लेस सिस्टम जितने भी हुए वो क्या हुए, वो कॉजल हुए हैं। बस ये एक पॉइंट था जो पहले शुरू में आपको समझ नहीं आता था, वो भी मुझे ज़हन में आया कि मैं कॉजल अगर आपको एकदम मेमोरी लेस के बाद समझाऊं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉजल सिस्टम की एग्जांपल देखें। अब ये देखें, ये सारे पास सैंपल पर डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये y ऑफ n समेशन k इक्वल टू माइनस इनटू टू n x ऑफ k जो है ये कॉजल सिस्टम हुआ, ठीक है। y ऑफ t अगेन ये एक्यूमुलेटर है, माइनस इनटू t ये भी कॉजल हुआ। y ऑफ n इक्वल टू एब्सोल्यूट x ऑफ n ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये मेमोरी लेस भी है और कॉजल भी है, ठीक है। नॉन कॉजल की एग्जांपल फ्यूचर पर डिपेंड कर गया, x ऑफ t प्लस 1, ठीक है, x ऑफ n प्लस 1। ये क्यों नॉन कॉजल में किया, ये तो नजर आ रहा है कि y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n है, तो ये क्यों फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप गौर करें तो y ऑफ 3 तो x ऑफ माइनस 3 पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन y ऑफ माइनस 3 किस पर डिपेंड करेगा, x ऑफ 3। तो x ऑफ 3 तो y ऑफ माइनस 3 के वक्त फ्यूचर वैल्यू हो गई, तो इसलिए ये भी नॉन कॉजल में आएगा, ठीक है। और ये नीदर कॉजल नॉन कॉजल नहीं, नीदर कॉजल नॉन कॉजल नहीं आएगा, ये नॉन कॉजल में ही आएगा, क्योंकि इसमें देखें कोई भी वैल्यू डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सारी की सारी वैल्यूज जो है ना वो y ऑफ n की सारी की सारी वैल्यूज जो है वो या तो प्रेजेंट पर या पास्ट पर डिपेंड करनी चाहिए, या दोनों प्रेजेंट और पास्ट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करनी चाहिए सारी वैल्यूज। आप देखें ना, ये जो y ऑफ n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू n है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनस इनफिनिटी टू n तक, यानी कि अगर y ऑफ 5 पहुंचा है ना तो माइनस इनफिनिटी टू 5, y ऑफ माइनस 5 है तो माइनस इनफिनिटी टू माइनस 5। समझ आ रही बात, जितनी वैल्यूज है पीछे वाली हैं, ठीक है ना, कोई भी आगे वाली वैल्यू नहीं है। तो ये नॉन कॉजल में y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n आएगा, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी से कि सारे जो प्रेजेंट वाले हैं वो कॉजल कहलाते हैं, तो मेमोरी लेस सिस्टम सारे सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करते हैं, तो मेमोरी लेस सिस्टम सारे के सारे क्या हुए, कॉजल हुए, ठीक हो गया। अब आ जाए इन्वर्टिबिलिटी और इनवर्स सिस्टम पर। इन्वर्टिबिलिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर एक सिस्टम है आपका और आप जो भी इसकी मुख्तलिफ इनपुट जब भी देते हैं तो मुख्तलिफ आउटपुट मिलती है आपको, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम इन्वर्टेबल है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ 2 इनपुट्स दें और उस पर आंसर सेम आ जाए। वो अगर सिस्टम ऐसा हो गया कि आपने उसमें 2 मुख्तलिफ इनपुट्स दी और आउटपुट सेम आ गई, तो वो इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं होगा, ठीक है ना। उसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ अभी। आप पहले तो ये देखें कि अगर आपके पास y ऑफ t एक सिस्टम है 2x ऑफ t, तो इसका इनवर्स सिस्टम हाफ y ऑफ t है। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके पास यानी कि आप एक सिस्टम आगे लगा सकें जिसकी वजह से आपके पास वापस इनपुट वापस रिटेन हो सके, तो फिर आपका जो सिस्टम है वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। और जो सिस्टम आपने लगाया है ना सेकंड नंबर पर, मैं इसको लेजर पॉइंटर करता हूँ, सॉरी पेन आ गया है, पॉइंटर ऑप्शन, लेजर पॉइंटर नजर आ रहा है उमर? यस सर, ठीक है। देखें
सिस्टम को अगर आपने इनवर्स साबित करना है तो उसके आगे ये सिस्टम है हमारा मेन सिस्टम 2xt, ठीक है ना। अगर आपने इसको इनवर्स साबित करना है तो इसके आगे एक सिस्टम लगाएं जिसकी जो इसकी मेन इनपुट है उसको वापस ले आए। अच्छा, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये जो सिस्टम है y ऑफ t, ये अगर आपकी हर डिस्टिंक्ट इनपुट पर, हर मुख्तलिफ इनपुट पर मुख्तलिफ आउटपुट देता है, तभी आप ऐसा सिस्टम बनाने के काबिल होंगे कि ये इसको रिवर्स कर सके। इसके ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि ऐसा सिस्टम हो कि जो मुख्तलिफ आउटपुट दे, इसका जो काउंटर एग्जाम्पल है वो है x ऑफ t स्क्वायर। आप देखें x ऑफ t स्क्वायर सिस्टम हो, अगर आप 3 इनपुट देंगे, x ऑफ t 3 देंगे तो 9 आउटपुट आएगी, -3 देंगे तब भी 9 आउटपुट आएगी। जब यहाँ 9 आउटपुट आ गई है ना, तो अब आप ऐसा सिस्टम नहीं डिजाइन कर सकते जो बताए कि ये 9 3 की वजह से आया था या -3 की वजह से आया था। तो वो इनवर्स सिस्टम आप डिजाइन ही नहीं कर सकते, आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये 9 जो आया है ये 3 की वजह से आया या -3 की वजह से आया। तो x ऑफ t स्क्वायर जो है वो नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम में काउंट होगा, ठीक है ना। तो इन्वर्टेबल सिस्टम हमेशा ऐसा होगा जिसकी जो भी आउटपुट आएगी वो हमेशा जो है इन यूनिक इनपुट पर यूनिक आउटपुट आएगी, ठीक है। तभी आप उसको इन्वर्टेबल सिस्टम कह सकेंगे और उसका इनवर्स सिस्टम फाइंड कर सकेंगे। और ये दोनों सिस्टम आपस में इनवर्स हैं। अगर मैं w ऑफ t को पहले लगा दूं, हाफ y ऑफ t को पहले लगा दूं और इसको इधर लगा दूं, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे का इनवर्स का काम कर रहे हैं। उमर, बात समझ आई है कि ऐसा, ठीक है ना, ऐसा सिस्टम इनवर्स सिस्टम कहलाएगा जिसकी हर मुख्तलिफ इनपुट पर हर मुख्तलिफ आउटपुट आए, ठीक है। तो ये इन्वर्टेबल सिस्टम के बारे में। अब एक चीज रहेगी आखिरी, स्टेबिलिटी, जो कि थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, ठीक है ना, लेकिन होपफुली हम कर चुके हैं इसको पहले। सिस्टम को स्टेबल कब कहा जाता है? स्टेबल सिस्टम को हम तब मानते हैं कि अगर आप पहले तो इनपुट को बाउंडेड रखें, यानी कि इनपुट भी पहले आप इनपुट ऐसी ना दे रहे हो इन्फिनिट वाली, ठीक है ना। अगर आप इनपुट को बाउंडेड रख रहे हैं, स्टेबल टाइप इनपुट दे रहे हैं और उसके बावजूद आपकी सिस्टम स्टेबल नहीं रह रहा, तो फिर या आउटपुट उसकी बाउंडेड नहीं आ रही है, इन्फिनिट की तरफ जा रही है, ठीक है ना, या आप उसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं कर पा रहे, तब आप कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर सारी आपने इनपुट चेक कर ली है, रेंज आपने चेक कर ली है अपनी, उसके अंदर फिर भी आपको यकीन है कि आपकी जो आउटपुट है वो इन्फिनिटी नहीं जाएगी, या आप उस आउटपुट की लिमिट हमेशा हमेशा डिफाइन कर सकेंगे, तो आप कहेंगे कि ये बाउंडेड सिस्टम है, ये स्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना सिस्टम ले लें कॉज का, कॉज ऑफ एक्स ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी को आपको एक तो पता है कि इसमें माइनस इन्फिनिटी भी मैं डाल दूं तो कॉस की जो आउटपुट होती है वो हमेशा किस किस के दरमियान रहती है? 1 और -1 के दरमियान। कॉस का आर्गुमेंट आप जो मर्जी डालते रहें, आप कॉस 360 से ऊपर भी डालते हैं ना, तो आप उसको प्रॉपर्टी के तहत तोड़ लेते हैं कि 360 प्लस दिस आर्गुमेंट, ठीक है ना, तो इसका आंसर आप निकाल लेते हैं। तो कॉस का आंसर हमेशा क्या रहता है? 1 और -1 के दरमियान। तो कॉस वाला सिस्टम हमेशा क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक तरीका है कि आप या तो सिस्टम को देखकर, उसकी एक्सप्रेशन देखकर पहले डिसाइड कर लें कि सिस्टम है ही ऐसा कि इसकी जो आउटपुट है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं जा सकती या अनस्टेबल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी इनपुट देख लें कि इनपुट या तो इनपुट ही ऐसी आ रही है कि इसकी बाउंडेड रहेगी, ठीक है। तो 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो ये 2 केसेस, सिस्टम आउटपुट गोज इनफाइनाइट फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ इनपुट। अब जो tan है ना, tan में जो है ना वो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है ना। तो आप सिस्टम के इनपुट फाइनाइट दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो फाइनाइट इनफाइनाइट जा रही है, तो आप कहेंगे tan जो है ना वो स्टेबल सिस्टम नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम है। और वी आर अनएबल टू डिफाइन अ लिमिट फॉर द आउटपुट, या फिर हम आउटपुट की लिमिट डिफाइन करना कर ही ना सके। फॉर एग्जांपल जो आपके सिस्टम होते हैं जिनके साथ t मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अब आपको पता है कि वैसे तो अगर आप t की डोमेन ना छोड़ें, लेकिन आप t को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के साथ एक्सप्लोड कर रहे हैं सिस्टम, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपके आउटपुट की वैल्यू चेंज होती जाती है क्योंकि टी के साथ है और एक्सप्लोड करती है, वो भी आते हैं केसेस सारे, ठीक है। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट वैल्यू ए सच दैट यू डिफाइन लिमिट और बाउंड्रीज फॉर एक्स ऑफ टी and there exists a finite value, another finite value b such that y of t is less than b for all t, then the system is stable। यानी कि आप x of t के लिए भी एक फाइनाइट वैल्यू डिफाइन करें a और y उसके ऊपर आप डिफाइन कर सकें फाइनाइट वैल्यू y of t के लिए b, तो सिस्टम आप स्टेबल करेंगे। ये वही बात है कि आप x of t को भी बाउंडेड डिफाइन कर सकें और y of t को भी बाउंडेड डिफाइन कर सकें, तो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहली एग्जांपल देखें, y of t इक्वल टू tan ऑफ इनपुट, ठीक है। तो अब क्योंकि इनपुट बेशक फाइनाइट वैल्यू हो, π/2 बड़ी फाइनाइट वैल्यू है एक, लेकिन आपको पता है कि π/2 आप पुट करेंगे तो tan इन्फिनिटी चला जाता है,
तो ये सिस्टम आप कहेंगे कि अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल एक्स ऑफ टी देखें आप, अगर आप एक्सपोनेंशियल एक्स ऑफ टी के लिए एक्स ऑफ टी की इनपुट को लिमिट डिफाइन कर देते हैं, आप कहते हैं कि एक्स ऑफ टी को हम बाउंड रखेंगे एक लिमिट से, तो आपकी वाई ऑफ टी भी जो है वो लिमिट से बाउंड रहेगी, ठीक है। आपकी वाई ऑफ टी भी जो है वो फाइनाइट नहीं जाएगी, वाई ऑफ टी भी ई पावर ए तक रहेगी, ठीक है, कभी भी ई पावर ए से ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस सिस्टम में इनपुट को बाउंड कर देते हैं तो आउटपुट भी आपकी अनस्टेबल नहीं होती है, फिर आउटपुट भी बाउंड नहीं होती। और ये डेफिनेशन है स्टेबिलिटी की कि बाउंडेड इनपुट के ऊपर आपको बाउंडेड आउटपुट मिल जाए। अब अगला स्टेबल सिस्टम पर आए जरा, टी एक्स ऑफ टी या एन एक्स ऑफ एन। अगर आप एक्स ऑफ टी की बाउंड डिफाइन भी कर देना, आप कह दें एक्स ऑफ टी को मैं 3 से नहीं बढ़ाता, या एक्स ऑफ एन को मैं लिमिट कर देता हूँ 5 की वैल्यू तक, लेकिन आप क्योंकि टाइम में आगे जा रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसको बढ़ाता जाएगा, तो आप कोई लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते कि किस लिमिट पर जाके वाई ऑफ टी रुकेगा, क्योंकि टी तो बढ़ता जा रहा है ना, और टी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में आपके कंट्रोल में एक्स ऑफ टी है या एक्स ऑफ एन है, समझ यही बात। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि एक्स ऑफ टी को आपने लिमिट करना है, टी को नहीं या एन को नहीं, एक्स ऑफ टी को या एक्स ऑफ एन को लिमिट करना है आपने, और देखना है कि क्या वाई ऑफ टी लिमिट रहेगी। अगर आप एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को लिमिट करते हैं तो इसमें साफ पता चल रहा है कि अगर आप एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को लिमिट कर भी दें तो फिर भी क्या होगा कि आपके पास टी जो है ना वो अनकंट्रोलेबल है, एन अनकंट्रोलेबल है। आपने हालांकि एक्स ऑफ टी पे बाउंड लगाई है, लेकिन वाई ऑफ टी की कोई बाउंड नहीं है, वाई ऑफ टी बाउंड के बगैर ग्रो करता जा रहा है, टी जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, तो ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। फाइनली देखें, आपके पास ये है कि सैंपल सारे सम हो रहे हैं -∞ से n तक एक्स ऑफ के। आप सारे एक्स ऑफ के की वैल्यू पर ए लिमिट लगा दें, लेकिन वाई ऑफ एन जितना बढ़ता जाएगा साथ साथ आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर भी आप आउटपुट के ऊपर एक अपर लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये लिमिट है, जिस अगर आप एक्स ऑफ के पे ए लगाते हैं तो ये अपर लिमिट है वाई ऑफ के की, कि वाई ऑफ एन जो है वो इससे नहीं बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये स्टेबल वाला सिस्टम था एक्सपोनेंशियल एक्स ऑफ टी, अगर आप ए पर लिमिट लगा देते हैं ना तो फिर आप बकायदा बता सकते हैं कि मैं अगर एक्स ऑफ टी पर ए लिमिट लगाता हूं तो वाई ऑफ टी ई पावर ए से नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लिमिट एक्स ऑफ के पर ए लगा भी रहे हैं तब भी आप बता नहीं सकते क्लियरली कि हाँ भाई ये वाली लिमिट है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इसमें भी फैक्टर बेसिकली एन का आ गया, ये एन एक्स ऑफ एन का ही फैक्टर इसमें आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना वो स्टेबिलिटी का था। तो हमारी ये स्लाइड्स आज की खत्म होती हैं। एनी क्वेश्चंस उमर या किसी और के क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है, कल हम लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस का करेंगे, फिर आपकी जो डिमांड है कि कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल को मैं एक दफा कर लूं, उसका मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन पिक करूंगा जिसके अंदर वो ट्रायंगल और एक स्क्वायर वेव है, मेरे ख्याल है वही सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, है ना। उसके अंदर पांच लिमिट्स बनती हैं, तो वो मैं आपको एक दफा क्लियर कर दूंगा। वो पूरा एक बनता है, लेक्चर बनता है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी लोग उस टाइम शायद आए नहीं थे, तो अटेंडेंस का चले आज का कोई इशू नहीं है, मैं कर दूंगा। मुझे बताया था अनोश ने शुरू में कि कुछ लोग जो है वो वाइवा के साथ बिजी हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक है। तो बाकी मैंने बताया था कि पहली मैं क्लास मंडे की भी छोड़ चुका हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड करके लेक्चर जो है वो लॉग में भी रखने हैं, तो जो लोग नहीं आ सके उनके लिए ये लेक्चर रिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो और मेरा भी वो मतलब लॉग में आ जाएगा कि मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है ना। तो बाकी मैं जो लोग नहीं थे शुरू में, थोड़ा सा मैंने पेपर की तैयारी का बताया, मैं अगले वीक भी वो बता दूंगा, ठीक है। वो मैंने मैंने 2 क्वेश्चन जो आपको भेजे हैं उसके ऊपर भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मजीद मैंने कर दिए हैं। बाकी ये है कि आप एग्जाम्पल्स को और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लें तो आपका पेपर हो जाएगा। दूसरा मैंने ये बताया कि चैप्टर 1 में से मैंने एमसीक्यूज फॉर्म ही दिए हैं, 10 एमसीक्यूज हैं, सब कुछ मिला जुला कर, ठीक है ना। तो बस तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज के भी हो जाते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं। चैप्टर 2 में से मैंने प्रॉपर्टीज नहीं दी हैं, तो प्रॉपर्टीज आप तैयार बेशक ना करें। चैप्टर 5 का मैं पहले आपको बता दिया था कल कि हम लोग पेपर में नहीं है, बस आपके असाइनमेंट ले लिए, सीएलओ मैंने उसका पूरा कर लिया उसमें। और जो चैप्टर 5 का सेम सीएलओ है वो भी एक और जगह पे कवर हो जाता है, तो पेपर में वो सीएलओ कवर्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो बाकी ये है कि आपका रह गया चैप्टर 1 तैयारी करना, वो भी एमसीक्यूज के हिसाब से, लेकिन समझ लेंगे आपने प्रॉपर ही चैप्टर 1 तैयार कर लें जिस तरह करना है उसको। चैप्टर 2 आपका रह गया कन्वोल्यूशनल सम और कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल को तैयार करें, एग्जांपल्स देखें,
ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने कोई दी है तो उनको देखें। चैप्टर 3 और 4 थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, बस ये चीज है। तो सर वो होपफुल जी बता दें फॉर्मूला। कि फाइनल वेटेज कितनी है, फाइनल हुई है? हाँ, वेटेज कल मैंने आपको रिवाइज बताई थी, नहीं बताई थी? कल आपकी क्लास हुई है ना मेरे साथ, मैंने आपको यस बताया ना सर। कि इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई हैं कि जो इसका अब वो वेटेज रिवाइज जो होगी वो ये हो जाएगी कि 45 प्लस। देखें था क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले मेन ये था कि फाइनल की पहले आपके पास थी 45 वैसे, ठीक है ना, वैसे 45 थी, और मिड आपका था 35 का था, और इंटरनल या सॉरी क्वेश्चन क्विज और असाइनमेंट जो है वो मिलाकर 20 की थी, ठीक है ना, ये सिनेरियो था। फिर जब स्टार्ट हुआ ना ये ऑनलाइन सेशन, तो इन्होंने कहा कि जो फाइनल 50 का कर दें और बाकी जो है ना आप 50 का ये कर दें, ओवरऑल ये 50 का कर दें। तो उसमें मैंने तो अपने हिसाब से जो है ना वेटेज रख ली थी 15 क्विजेस, 15 असाइनमेंट और 20 सीईपी, ठीक है ना। हालांकि सीईपी को मैंने अनजस्टिफाइबली बहुत ज्यादा वेटेज दे दी थी। अब इनका नया डॉक्यूमेंट रीसर्फेस हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने बात जस्टिफाई की है, लेकिन अब फॉलो भी हमें करना है, क्या करें। उन्होंने कहा है कि ये जो मिड है ना, जिनकी लैब नहीं है, लैब है आपकी लेकिन मसला ये है कि लैब और आपका ये अलहदा है, तो मिड के आपके 35 मार्क्स हैं। तो जिनका मिड 35 मार्क्स का है ना, वो आपने डिवीजन ऐसे नहीं करनी है, बल्कि डिवीजन आपने ऐसे करनी है कि आप 15 नंबर ले जाएं ऊपर इधर, तो फाइनल आपका हो गया 60 मार्क्स का, और 15 में से 20 नंबर ले जाएं इधर 40 मार्क्स का, ठीक है। तो 40 मार्क्स में आप ये बाकी डिवाइड करें। तो मैंने अभी फिलहाल जो सोचा हुआ है वो मैंने सोचा हुआ है कि मैं सीईपी के 10 मार्क्स कर दूं, क्योंकि सीईपी बेशक आपने एक ही जमा कराया, लेकिन असाइनमेंट तो आपने 4 जमा कराई हुई है, क्विज भी आपने 4 दिए हुए हैं, और सीईपी एक है। ये 10 काफी होंगे, इसके एब्सोल्यूट मार्क्स भी हैं 10, लेकिन ये काफी होंगे, 20 देना इसको बहुत ज्यादा ही ज्यादती हो जाती है। और दूसरा उन्होंने ये भी गाइडलाइन दी है कि आपके क्विजेस के सबसे ज्यादा मार्क्स हों इस सारी वेटेज में। तो क्विजेस चलो असाइनमेंट बराबर ही है, लेकिन चलो खैर है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जेहन में सोचा यही हुआ है, लेकिन अब अगर आगे से वो कहते हैं नहीं क्विजेस की भी बढ़ाएं वेटेज, तो मजबूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल यही जा रहा है, ठीक है ना। अगर उन्होंने कहा मजीद के क्विजेस की बढ़ाएं तो फिर मैं 20 कर दूंगा, 10 और 10 कर दूंगा, ठीक है ना, ये कर दूंगा। तो लेकिन अभी देखते हैं कि क्या करते हैं अभी, लेकिन उन्होंने यही बोला हुआ है और हमारी मजबूरी है फॉलो करना, ठीक है ना। पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि जो मैंने आपको बताया कि पहले तो उन्होंने यही कह दिया था कि फाइनल 50 का करें और इसको भी 50 करें और काम चला लें, ठीक है। तो मसला ये है कि अभी उन्होंने एक नया डॉक्यूमेंट, हालांकि वो मई 5 का है, लेकिन मई 5 जो है ना वो हमने मई 19 को अभी क्लासेस छोड़ दी थी लेना, यानी कि बीच में गैप आ गया था। तो इसका मतलब है कि उससे पहले वाली एक पॉलिसी आ चुकी हुई थी जिसमें हम लोगों ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। बहरहाल आप देखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ होगा। मैंने आपको पहले ग्रेड का बता दिया, अच्छे बच्चों ने ग्रेड अपना खुद ही कवर करना है। इसमें मैंने आपको पहले बताया ना, टीचर के पास पहले कभी ग्रेड होता है, बच्चों को बस ये एक इल्यूजन होती है कि टीचर के हाथ में ग्रेड। ग्रेड रिलेटिव ग्रेडिंग में पूरा का पूरा बच्चों के ऊपर ही होता है। टीचर को आखिरी दिन तक नहीं पता होता कि किसका क्या ग्रेड, बल्कि वो ग्रेडिंग करके भी आता है ना, तब भी उसको ये नहीं पता होता कि उसने किसको क्या ग्रेड दिया है। वो बिल्कुल जब सारा कुछ फाइनल हो जाता है उसके बाद एक शीट निकलती है, पता चलता है अच्छा फलाने को ये ग्रेड मिल गया, फलाने को ये ग्रेड मिल गया। उसको सिर्फ एक लाइनें नजर आ रही होती हैं कि ये एक ओवरऑल क्लास का बिहेवियर बनना है। वो हिस्टोग्राम नजर आता है, उसमें ये नहीं पता चलता कौन सा बच्चा किधर है, बस ये पता चलता है कि ये बिहेवियर है क्लास का। उस बिहेवियर के ऊपर उसने थोड़ा बहुत करना होता है, वो भी पॉलिसी कुछ बनी हुई है, कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है। एक आध लाइन हमारे हाथ में होती है, हम देखते हैं कि अच्छा यार अगर इसको हम ये कर दें तो ज्यादा बच्चे इस ग्रेड में आ जाएंगे, बस हम वो देखते हैं, वो करते हैं हम लोग, उसके अलावा कुछ नहीं करते हम। हमें ये नहीं पता था कि स्पेसिफिक इस बच्चे का ग्रेड खराब हो रहा है या इस बच्चे को अच्छा ग्रेड मिल रहा है, हमें स्पेसिफिक बच्चे का नहीं पता होता है, सीधी जो बात है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने ग्रेड की हिफाजत खुद करनी है, इसमें हम कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से पेपर बना सकते हैं, वो बना दिया है, बाकी ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है, आप कितनी ईमानदारी से करते हैं, कितनी उससे नहीं करते हैं, ठीक है ना। बाकी तो वैसे ही सब ठीक है, बाकी सबको वैसे ही पता है कि ओपन बुक और ओपन नोट्स का है, और कोशिश यही की जा रही है कि ओपन बुक ओपन नोट टाइप ही पेपर बने, यानी कि उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल हो उसका। लेकिन मैं यकीन जाने ओपन बुक ओपन नोट्स हमने पेपर वैसे बैठ कर भी दिए हैं, ठीक है ना, ऑन कैंपस हमारे होते रहे ऐसे पेपर। जिस बंदे ने अगर खुद से करना हो, जिस बंदे ने ओपन बुक ओपन नोट्स में भी बुक खोल कर नहीं देखी होती ना, आखिरी दिन वो ज्यादा तंग होता है जब उसके सामने आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, आपकी तैयारी नहीं है,
तो ओपन बुक ओपन नोट आपको उल्टा नुकसान देता है, आपको टाइम जाया करता है। और अगर आपकी तैयारी है तब आपको ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो जिस बंदे ने काम किया होता है ना, उसको पता होता है बुक में कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है, वरना उसको पता ही नहीं होता, ठीक है ना। बाकी इस चीज से बचने के लिए कि किसने खुद किया किसने खुद नहीं किया, रेफरेंस आप दे दें कि मैंने बुक से या इस एग्जांपल को फॉलो किया या यहाँ से ये चीज लिखी हुई है मैंने इधर से उठाई है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 4 से, या जिधर से भी जो है ना वो बाहर। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस सिचुएशन ऐसी है, ठीक है ना। हमारा अपना भी दिल है कि सारे पास हो जाए, ठीक है ना, लेकिन बेहतर ये है कि अच्छे बच्चों का ग्रेड खराब ना हो। लेकिन उसके केस में हम बहुत ज्यादा, हमारे हाथ खुले नहीं है, हमारे हाथ ज्यादा बंधे ही हुए हैं, और एंड पर जैसे आपके मार्क्स आएंगे हमने वैसा ग्रेड कर देना। हमें कोई ज्यादा वो नहीं है ना, हमें सही बात है खुशी होती है जब बच्चों के अच्छे ग्रेड आते हैं, लेकिन हमें कोई इसमें गम ही नहीं होती जब किसी बच्चे का फेल या ये वो होता है, वो भी नहीं होता हमें, ठीक है ना। क्योंकि हम हमारे सामने तो जिसने जितनी मेहनत की होती है हमारे ख्याल में उसको मिल जाता है, लेकिन ऑन कैंपस में ऑनलाइन में हम कुछ कह नहीं सकते कि किसने वाकई जेन्युइन मेहनत की थी किसने नहीं मेहनत की थी, जो अभी तक हालात हैं, जो अभी तक हालात हैं, ठीक है ना। बाकी आप देख लें, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन वगैरह हो? बाकी मेरे ख्याल है ये मीटिंग को 5 मिनट्स हैं, चलें रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी तो चल जाएगा। बाकी अगर आपके कोई और टॉपिक्स हैं, उमर ने मुझे, क्योंकि आप लोगों की क्लास में बकायदा टॉपिक्स मुझे नहीं दिए हैं, ठीक है ना, तो मैंने ये रिक्वेस्ट थी सेक्शन ए वालों की, तो मैंने प्रॉपर्टीज आज कवर कर दी हैं, और 2 प्रॉपर्टीज लिनियरिटी और टाइम, अगर आप कहते हैं कि वो हमें आती है टाइम इनवेरियंस और लिनियरिटी की, तो मैं नहीं कवर करता। मैं कल कन्वोल्यूशन सर आप ये कन्वोल्यूशन से कंटिन्यू करवाएं। नहीं उमर बात नहीं समझ आई आपकी मुझे। मैं कह रहा हूँ सर वो लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टीज आसान है सर, वो आप कन्वोल्यूशन से कंटिन्यू करवाएं। कन्वोल्यूशनल से कर दूं, ठीक है, मैं कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल कल करा दूंगा, ठीक है। सही सर, थैंक यू। हाँ कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल मैं इंशाल्लाह कल करा दूंगा आप लोगों को। कल आप लोगों की क्लास होगी, क्योंकि एक क्लास मंडे की मिस हुई हुई है, सब लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई और भी आपकी सजेशन है, लेकिन इस तरह की सजेशन ना हो कि कोई बहुत मतलब वाइड, कोई पूरा चैप्टर तो ना मुझे बताए ना, कोई एक टॉपिक बताएं। प्रॉपर्टीज पूरी टॉपिक नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज में से कोई छोटी प्रॉपर्टी बता दें तो फिर बंदा जो है ना वो कर लेता है, ठीक है ना। चैप्टर 1 की प्रॉपर्टीज हैं ही टोटल 4-5, तो मैंने वो चलो समझ लिया कि दो वीक्स 2 दिन में हो जाएगा, 2 लेक्चर में। लेकिन पूरी की पूरी आप चैप्टर 3 और 4 की प्रॉपर्टीज बताते हैं, वो तो 4-4 5-5 दिनों का काम है, वो तो मैंने 2 वीक्स में आपको पहले भी कराई है, ठीक है ना, तो वो नहीं हो सकता। कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल का मैं बहरहाल कराऊंगा, अगर किसी ने कोई और टॉपिक भी देने हुए अगले वीक के लिए तो कल तक सोच ले वो और दे दें। 3 उसके बाद हमारे पास 3 क्लासेस रह जाएंगी, ठीक है। वो उमर ने कहा था कि कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल समझा दें, तो वो मैं इंशाल्लाह कल समझा दूंगा। ओके सर, लीव कर दें सर। मेरे ख्याल है कि मैं 3 मिनट रुकूंगा, आप लोग लीव करना चाहते हैं तो कर दें, ठीक है ना, ताकि जो कोई अटेंडेंस का किसी का रहता हो तो वो आ जाए और अटेंडेंस लगा दे। आप लोग लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस किसी की रहती होगी तो वो आके लगा लेगा इतने में।